रियल वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू के बीच में पाए जाने वाले अंतर के विश्लेषण के लिए एनालिसिस के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर साधारण भाषा में देखें तो वास्तविक व प्रत्याशित आंकड़ों के बीच पाए जाने वाले अंतर के विश्लेषणात्मक अध्ययन में हम काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत हमें यह मालूम पड़ता है कि हमने जो अनुमान लगाया था और जो हमें रिज़ल्ट मिला उन दोनों के बीच कितना अंतर है, और इस अंतर को जानने के बाद इसी आधार पे हम अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी फॉरकास्ट या अनुमान होता है, जो निर्णय लेने होते हैं, हम इनके आधार पे कर पाते हैं। ये एक मेथड है। काई स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर के थ्रू दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर मीन्स काई स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा F0 माइनस FE का होल स्क्वायर। यहाँ F0 मीन्स एक्चुअल वैल्यू एंड FE मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू है। एक चीज़ ध्यान देने की चीज़ ये भी है कि काई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा प्लस में ही आता है। दोस्तों, यहाँ हम काई स्क्वायर के बारे में डिटेल्स से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये सेशन काई स्क्वायर के लिमिटेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ हम लिमिटेशन से डिटेल में जानेंगे। अगर हम काई स्क्वायर के उपयोग की बात करें तो पहला उपयोग है ये इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स की जांच करता है, गुणों की स्वतंत्रता की जांच करता है। नेक्स्ट, टेस्टिंग ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। नेक्स्ट, समग्र प्रसरण की जांच करता है, मीन्स ये स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस की जांच में भी काम आता है। साथ ही साथ यह सजातीयता का भी जांच करता है, मीन्स होमोजेंसिटी का टेस्ट करता है कि आंकड़े एक तरह के, एक प्रकार के हैं या नहीं। चलिए, काई स्क्वायर क्या है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में एक सरसरी निगाह में जानने के बाद हम सबसे महत्वपूर्ण इसकी शर्तों पर और इसकी सीमाओं पर बात करते हैं। काई स्क्वायर की सीमा में पहला लिमिटेशन इसका यह है कि काई स्क्वायर टेस्ट के लिए हम जो भी आंकड़े लेते हैं वो आंकड़े हमारे रैंडम सैंपल होने चाहिए। मीन्स उन आंकड़ों का चुनाव हमें यादृच्छिक, बिना सोचे समझे रैंडमली हमें आंकड़े उठाने हैं और उनके आधार पे हमें काई स्क्वायर का यूज़ करना है। दूसरा, आंकड़े स्वतंत्र होने चाहिए, मीन्स इंटरडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, वे डिपेंडेंट होने चाहिए। तीसरा, इसकी एक लिमिटेशन यह भी है कि आंकड़ों की संख्या हमें पर्याप्त मिलनी चाहिए, मीन्स 50 से कम आंकड़े होने पर हमें काई स्क्वायर टेस्ट के एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट देखते हैं, वास्तविक या प्रत्याशित आवृत्ति बहुत कम नहीं होनी चाहिए। यदि एक्सपेक्टेड एंड रियल फ्रीक्वेंसी जो है अगर बहुत कम, यदि 5 से कम हो तो हम ये करेक्शन का यूज़ करते हैं, लेकिन येट्स करेक्शन का यूज़ भी हमें कहीं कहीं पे फिट, हर जगह ये फिट नहीं बैठता है। तो हम इसका एक लिमिटेशन यह जान सकते हैं कि रियल और एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगली सीमा की अगर बात करें तो आश्रित या स्वतंत्र चर अगर बड़ी संख्या में है, इनकी श्रेणियाँ अधिक हैं, तो हमें इनकी व्याख्या में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मीन्स ये एक लिमिटेड नंबर्स में होनी चाहिए, ये श्रेणियाँ ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट लिमिटेशन की अगर बात करें तो काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है वो इवेंट्स के बीच में एसोसिएशन है या नहीं ये बताता है, उनके बीच संबंध है या नहीं इस चीज़ को बताता है, ना कि यह स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, मीन्स उनके बीच के संबंध का क्या स्ट्रेंथ है इसकी माप ये नहीं कर पाता। नेक्स्ट, दिस टेस्ट ओनली टेल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्योरेंस ऑफ एसोसिएशन बाय चांस, ये चांस के आधार पे, बाय लक जो एसोसिएशन है उसको बताता है, ना कि यह उसके कॉज एंड इफेक्ट को, ना कि उसके कारण और
परिणाम को ये शो करता है। तो चलिए यहाँ हमने काई स्क्वायर से रिलेटेड 7 लिमिटेशंस की बात की। आप चाहें तो येट्स करेक्शन का एप्लीकेशन हर जगह नहीं होता है, ये आप एक अलग से पॉइंट बनाकर ऐड कर सकते हैं। अगर चाहें तो पॉइंट नंबर 4 के साथ भी आप इसे ऐड करके एग्जाम्पल में शो कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।